जंग के बीच टर्की में रूस और यूक्रेन की बातचीत हो रही है। ये नई जानकारी सामने आई है। रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात होगी, ये जानकारी सामने आई है। हालांकि 3 दौर की बातचीत से बहुत कुछ नहीं निकला, लेकिन लगातार बातचीत चल रही है। ये एक अच्छी बात है कि बातचीत का दौर जो है वो लगातार जारी है। टर्की में विदेश मंत्री मिलेंगे दोनों। रूस के विदेश मंत्री लावरोव आज टर्की पहुंचेंगे। तो श्वेता, ये 2 सवाल आपके लिए। एक सवाल ये कि बातचीत का निष्कर्ष नहीं निकल रहा, लेकिन अच्छी बात है कि बातचीत जारी है। और दूसरा सवाल ये, क्या ठंड ज्यादा है और वहां पर बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे कि आप जो भी चीजें ठंड से बचने के लिए चाहिए होती हैं? शुभंकर, हम लोगों के लिए ठंड ज्यादा है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए उस हिसाब से नहीं है। वो कहते हैं कि इस बार थोड़ी सी गर्माहट रही है, और वो गर्माहट है -7 डिग्री मार्च में। खैर, जो सुविधाएं इन सबको मिलनी है उसमें दिक्कतें आ रही हैं। बहुत जगह पर गैस की समस्या आ रही है, जिसकी वजह से घरों में हीटिंग को लेकर दिक्कत आ रही है। इतनी ज्यादा ठंड हो तो कैसे वो रहेंगे, और नागरिकों को लेकर बहुत चिंतित है यहाँ के जो प्रशासनिक व्यवस्था है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि युद्ध भी लड़ना है और ये चीजों का इंतजाम भी करना है। और ऐसे ही किसी कंट्री को चोक किया जाता है, ऐसे ही किसी देश को उसके घुटनों पर लाने की कोशिश होती है। जहां तक बातचीत का सवाल है शुभंकर, उसमें बड़ी चीज यह है कि देखिए, अगर ज़ेलेंस्की अपनी कुछ बातों में एक क्लाइम डाउन दिखाते हैं, कम से कम नेटो के हिसाब से, चाहे वो उसे अकड़ में ऐसे बोले जैसे कि वो अपनी जीत के तौर पर उसे बोल रहे हैं, लेकिन ये चीजें अगर एक बातचीत के दौर से पहले आती हैं तो वो असर अपना दिखाएंगी। इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है कि दोनों की, देखिए, पुतिन जिस तरह का अपना अभी तक एटीट्यूड दिखा रहे हैं, उसमें लग नहीं रहा कि उनकी तरफ से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज होगा। एक कॉम्प्रोमाइज जो उन्हें करना था कि हम मिंस्क में बातचीत नहीं करेंगे, बॉर्डर पर कर लेते हैं बेलारूस और यूक्रेन की, इकलौता क्लाइम डाउन उनकी तरफ से वही हुआ कि भाई कुछ किलोमीटर तक का वो खिसक गया उनका एटीट्यूड। लेकिन ज़ेलेंस्की नहीं, ज़ेलेंस्की तो पहले समय में हम याद कीजिए 3-4 दिनों तक वो यही बोलते रहे कि मदद नहीं करोगे तो पता नहीं 96 घंटे रुकेंगे, कितने दिन रहेंगे, शायद आखिरी बात कर रहा हूं। उसके बाद अचानक वो बदले और उन्होंने कहा कि मैं लड़ूंगा, मैं रहूंगा यहां पर। हाँ, कीव का पता वो आज तक बताते रहे। कल भी उन्होंने कहा कि मैं इस जगह पर हूं और मैं किसी से डरता नहीं हूं, ये चीज उन्होंने कही है। रूस की तरफ से बार बार प्रोपेगेंडा आ रहा है कि नहीं, ज़ेलेंस्की तो छोड़कर भाग गए। जैसे ही वो कहता है, वो फिर सामने आते हैं और वो बताते हैं कि नहीं, मैं यहीं पर हूं। और अब लेकिन अगर नेटो को लेकर एक बड़ा बयान उनकी तरफ से आता है तो ये बातचीत के लिए एक बेहतर आधार हो सकता है। हालांकि रूस तो संविधान में संशोधन चाहता है, ताकि आज ही नहीं, आने वाले समय में भी इस तरह की कोई चीज ना हो। जिन ब्लॉक्स की बात कर रहे थे सर अभी वो चीज उसमें सबसे अहम हो जाती है कि अगर ज़ेलेंस्की कह देते हैं कि नहीं, हम इधर ही रहते हैं, और उसके बाद संविधान में संशोधन होता है, लेकिन संविधान में संशोधन बहुत बड़ा क्लाइम डाउन हो जाएगा यूक्रेन के लिए। अगर इसके लिए वो तैयार होते तो युद्ध पहले दिन होता ही नहीं, पहली गोली नहीं चलती, पहला टैंक नहीं कूच करता। नहीं, हालांकि कई बार हैसियत या स्थिति देखकर भी इंसान कदम बदल लेता है। जैसे कल आप खुद कह रही थी कि ज़ेलेंस्की को शायद समझ में आना शुरू हो गया है कि बहुत सारे ऑप्शंस उनके प्लेट में बचे नहीं है। अब इससे भी हालांकि कुछ लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं, कुछ लोग रखते हैं। लेकिन एक सवाल श्वेता, बार बार यहां पर यह भी आता है, अमेरिका और यहां पर रशिया की जो ये लड़ाई चल रही है पैरेलली, कई लोग कह रहे हैं कि यूक्रेन सिर्फ एक बहाना है। सैंक्शंस का उल्टा असर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में इन दोनों के बीच में क्या मैसेजिंग को लेकर भी कोई बात हो सकती है? क्या एक डोमिनेंस जिसका जिक्र बार बार कर रहे हैं, हायर डायमेंशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है इस बातचीत के पहले जो यहां पर यूक्रेन और रशिया कर रहे हैं? किसी भी बातचीत से पहले कहीं पर भी अगर युद्ध एक बार शुरू हो चुका हो तो उसकी शर्त होती है युद्ध विराम। रूस अपनी तरफ से सुरक्षित गलियारे के नाम पर युद्ध विराम 3 दिन तक कम से कम यहां पर करता आया है, लगातार उन 4 प्रमुख शहरों पर जहां वो बहुत भीषण आक्रमण कर रहा था। लेकिन उसके साथ ही समानांतर वो क्या करता है कि दूसरे शहर पर अपने आक्रमण को उतना ही तेज रखता है, यानी कि वो अपने दुश्मन को दबा कर रखता है और तब कहता है कि मेरी बात मानोगे कि नहीं मानोगे, तो देखो अगर मानोगे तो यहां पर जैसी रियायत है वैसी रियायत मैं तुम्हें दे दूंगा। तो रूस तो एकदम पूरी तरीके से एक पारंपरिक ताकत के तौर पर अपनी उस रणनीति को लेकर आगे चल रहा है। और बातचीत से पहले अगर कोई भी देश ये नहीं दिखाएगा, यूक्रेन को अगर अपनी बात मनवानी है तो उसे दिखाना होगा कि देखो, मैं इतने दिन से तुम्हें कीव में घुसने नहीं दिया। पर क्या ये सच्चाई है, या फिर सच्चाई ये है कि रूस अपने हिसाब की एक रणनीति को लेते हुए वो प्रवेश नहीं किया और उसने एक घेराबंदी ही रखी? तो इसमें ताकत उसी का दिखेगा जो मेज पर आने वाले बातचीत के दौर में सफल दिखेगा। देखिए, यूक्रेन की तरफ से पिछले दौर की जो बातचीत, तीसरे दौर की बातचीत थी, उसमें उसने थोड़ी संतुष्टि दिखाई और रूस ने कहा कि सही नहीं है। तो ये एक परिवर्तन था। अब देखना है कि अब चौथी बातचीत होती है या फिर विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत होती है तो निकलता क्या है उसमें से। लेकिन निकलना है जो नतीजा, समाधान, वो बातचीत से ही।